नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो है ये। आइए जानते हैं 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर। और उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, आज महीने का अंतिम दिवस है और कल आप लोगों के लिए शाम को सही 4 बजे पूरे जुलाई महीने के करंट अफेयर का वीडियो लेके आने वाला हूं। ये सेशन लाइव रहने वाला है, 4 से 6 बजे का सेशन रहेगा। 2 घंटे के पूरे जुलाई महीने के हम लोग बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर जानने की कोशिश करेंगे और के साथ में हम लोग इंपॉर्टेंट डेज जानेंगे, कौन कौन से जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं हमारे साथ में, उनका एक ब्रीफ डिस्कशन होगा विद उनकी थीम भी रहेगी। के साथ में हम लोग अगर जुलाई महीने की कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं आर्ट एंड कल्चर और के साथ में कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें रहेंगी, तो इन चीजों को कल हम लोग जो है सम अप करेंगे एक साथ ही। के साथ कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है उनको एक अलग तरीके से रखेंगे हम लोग। तो ये सेशन आप लोग बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन होना बेहद जरूरी होता है और आप लोगों को ये जानना भी जरूरी होता है कि पूरे महीने के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। यूं समझिएगा, निचोड़ निकालना जरूरी होता है पूरे महीने के करंट अफेयर्स का। और 1 घंटे के गैप के बाद में शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स का, जो हरियाणा के लिए एस्पिरेंट है, ज़्यादातर जो HSSC HPSC एग्जाम के को ज़्यादा टारगेटेड करे बैठे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पूरे जुलाई महीने के हरियाणा करंट अफेयर का एक वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टार IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन दोनों करंट अफेयर हरियाणा हो चाहे आपके नेशनल हो, इनका क्विज लगाना है तो सुबह 9 बजे क्विज लगता है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का और शाम को 6 बजे क्विज होता है हरियाणा करंट अफेयर का। तो आप लोग जरूर यहाँ पे आइएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसमें ऐड करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे स्टार IQ एजुकेशन आईडी है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी साइंटिस्ट स्टार सुनील से है, इंस्टा और फेसबुक पे आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि किताब रहला की रचना किसने की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था इब्न बतूता। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में अच्छे से डिटेल से लिखा भी है। किताब रहला की रचना इब्न बतूता ने की थी। इसमें उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया था, यात्रा का वृतांत लिखा था इन्होंने। और इब्न बतूता एक मोरक्को के यात्री थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आए थे और उन्होंने 8 साल तक दिल्ली के काजी के पद पे जो है वो काम किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में इसे अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। किसी ने पूछा कि इब्न बतूता कहाँ के थे, मोरक्को से थे। किसी ने पूछा था कौन से राजा के समय में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। किसी ने पूछा है किताब रहला के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, अपनी यात्रा का वृतांत। किसी ने पूछा कितने साल तक रहे हैं, कहाँ पे रहे हैं। तो आप ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें पक्का याद कर लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। किसने शुभारंभ किया है इसका? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द डेयर टू ड्रीम 2.0 कंपटीशन। तो इस प्रतियोगिता का भी हाल ही में, इस कंपटीशन का भी हाल ही में DRDO ने शुभारंभ किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये शुभारंभ जो किया है इसका मतलब क्या है, मतलब डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का मतलब क्या है? इसमें क्या है कि देश के जितने भी इनोवेटर्स हैं और जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रतियोगिता जो है उसको शुरू किया गया है। अच्छा सर, इसको कब किया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत के और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पे किया गया है। पुण्यतिथि का मतलब वो इस दिन जो है इनका देहांत हुआ था। तो सबसे पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के अंदर। इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि बच्चे सोचते हैं कि हायरार्की कौन सी बड़ी है अवार्ड्स की। देखिएगा 4 बड़े पुरस्कार है हमारे इंडिया के अंदर, अगर सिविल सेवा के लिए या नॉर्मली देखिए सिविलियन को जैसे दिया जाता है। जैसे सबसे पहला है भारत रत्न, कांस्य धातु का बना होता है, पीपल के पत्ते का आकार का होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है उस पर, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और जो ये आपकी अगली बात आती है तो भारत रत्न के नीचे आता है पद्म विभूषण आता है और उसके बाद में आता है पद्म
पद्म भूषण और उसके बाद में आता है पद्म श्री। और ये याद रखिएगा आप लोग, एक साल में 3 लोगों को जो है मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, किसी साल स्किप भी हो सकता है भारत रत्न। और ये भारत के अलावा विदेशियों को भी दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं तो नेल्सन मंडेला के बारे में तो आपने यकीनन सुना ही होगा, उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं क्या कि एक व्यक्ति और है नेल्सन मंडेला के अलावा, उनको भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, उनका नाम क्या है? उनका संबंध किसी मुस्लिम कंट्री से है। आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, चलिएगा। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति कौन से हैं जिनका संबंध गैर राजनीतिक रहा है, तो आपके वो यही रहेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। अच्छा सर, फिर पहले कौन है जिनका संबंध गैर राजनीतिक था, मतलब वो राजनीतिक उनका बैकग्राउंड नहीं था? तो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले जो हैं ऐसे राष्ट्रपति बताइए जो वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे, तो जाहिर सी बात है इन्हीं का नाम हमारे आगे रहने ही वाला है। अच्छा, इसमें जिक्र DRDO का हुआ है ना, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? G सतीश रेड्डी। अच्छा, इसका मोटो क्या है? बलश्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है। और हिंदी में, इंग्लिश में क्या है इसका मोटो? तो इंग्लिश में इसका स्ट्रेंथन इज इन ऑरिजिन ऑफ साइंस। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को किस पदक में बदल दिया गया है? तो देखिएगा 2018 के अंदर जो है वो एशियाई खेल हुए थे, एशियन गेम हुए थे, और उस गेम के अंदर जिन भी खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल मिले थे उनको अब चेंज करके जो है गोल्ड मेडल में कन्वर्ट कर दिया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, पर ऐसा किया क्यों गया है, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विजेता टीम बहरीन जो थे उसके मेंबर जो हैं वो डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो चुके हैं। इसी वजह से जो है ये निर्णय किया गया है। भी तुमने डोपिंग का मतलब ये समझिएगा कि उनके ब्लड में कोई भी जो है नशीला पदार्थ मिला है। और इसकी पुष्टि, अब सर कहेंगे इतने टाइम के बाद में कैसे नशीला पदार्थ मिल गया है, 2018 के बाद में 2020 आ गया। तो देखिएगा वो केस चल रहा होता है, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से। जब उसकी पुष्टि होती है सारे सबूत गवाहों के बाद में, तभी तो रिजल्ट आता है ना सारा। एशियन गेम जो हुए थे वो 2018 के अंदर हुए थे, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुए थे 18 अगस्त से लेके 2 सितंबर के दौरान। और उसके अंदर जो है टोटल हम लोगों ने 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 गोल्ड थे, 23 सिल्वर थे और 31 जो है वो ब्रॉन्ज। और एशियन गेम सबसे पहले 1951 में हुए थे, और उसके बाद में तो ये सीरीज चल ही रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में मालदीव ने जो है अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 26 जुलाई को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। 26 जुलाई 1965 को जो है मालदीव जो है वो आज़ाद हुआ है, किससे? ब्रिटिश शासन से। बेसिकली मालदीव जो है वो 1887 से लेके 1965 तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, और उसके बाद में 26 जुलाई 1965 को ही उनसे आज़ाद हो गया। जैसे हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, ये ऐसे ही 26 जुलाई को आज़ाद हुए हैं। और इस पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो भी ट्वीट करके बताया है, कहा है, बधाई दी है, ठीक है, क्योंकि भारत और मालदीव के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। हम लोगों ने जब भी कोरोना वायरस का ये सिलसिला शुरू हुआ था, उसी दौरान 100 डॉक्टर्स की टीम मालदीव भेजी थी। उसके बाद में काफ़ी सारे जो है मेडिकल इक्विपमेंट भी भेजे हैं। एक थोड़ा टाइम पहले ही एक जहाज़ भेजा है एक ऑपरेशन के तहत, कि वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या बहुत सारे और छोटे मोटे PPE किट के साथ में भी हम लोगों ने जो है मालदीव को सहारा भेजा है। समय समय पे हम लोग मालदीव की सहायता करते ही रहते हैं। आपको मैप में मालदीव नजर आ रहा होगा। मालदीव की राजधानी माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की है हमारे भारत के वर्तमान के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अब इस क्वेश्चन के बारे में तो आपको कितना का बताऊं कि आप लोगों को मैंने इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, और उससे भी पहले आप लोग अच्छे से न्यूज़ के बारे में न्यूज़ में पढ़ चुके हैं। आज का न्यूज़पेपर या कल पूरे दिन भर की न्यूज़ आप लोगों ने अच्छे से देख ही ली होगी। क्या है ये इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन? अगर मैं छोटे से शब्दों में कहूं तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। हालांकि ये जो है 1986 से पहले शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है इसको आपकी जो सरकार आई थी राजीव गांधी की सरकार, उस टाइम पे इसे मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। लेकिन 2018 में जो है बहुत सारे दलीलें वगैरह आई कि मानव कभी संसाधन कैसे हो सकता है, इसका नाम बदला जाए। फिर नाम बदल के अब इसका पर्टिकुलर नाम जो है शिक्षा मंत्रालय हो गया है। और सबसे मजे की बात है, जो अभी फिलहाल एजुकेशन सिस्टम जो है यूं कहिएगा वो सब बदल गया है। जो छोटे बच्चे हैं, जो 2, 2.5 साल 3 साल के बच्चे जिनकी एजुकेशन अभी शुरू होनी है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। सीधे शब्दों में कहूं तो पहले 5वीं क्लास तक तो कोई पढ़ाई नहीं होनी है, केवल स्किल पे ध्यान दिया जाएगा और स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद 6वीं क्लास से पढ़ाई होगी, पढ़ाई के साथ में कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी 6वीं क्लास से ही। वोकेशनल कोर्स भी 6वीं से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जो है अभी प्रेजेंट में 10+2 का जो सिस्टम है उसको हटा के 5+3+3+4 का सिस्टम हो गया, यानी कि आगे के 9वीं क्लास में हम स्ट्रीम ले सकते हैं। और बायो के साथ में अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं हम लोग, कंप्यूटर पढ़ना तो कंप्यूटर। मतलब ऐसा नहीं है कि रटी रटाई चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और रटी रटाई चीज़ों को छोड़ के नॉलेज पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। कॉलेज में बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कॉलेज में अगर हमें रहना है तो सीधा सा शब्द है, अगर मान लेते हैं हम सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर से हम स्किप करना चाहते हैं, फिर हमें 1 साल का कोई काम है तो हम छोड़ सकते हैं वहां पे। जब जितनी 1 साल अगर हमने पढ़ाई की है तो 1 साल का हमें रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। 2 साल की है तो 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो वहीं से ही शुरू करेंगे, दोबारा उस पूरी डिग्री को रिपीट नहीं करना होगा। और बहुत सारी चीज़ों का जो है एमफिल वगैरह उसको करना हटा दिया। जितने भी कॉलेज है गवर्नमेंट प्राइवेट उनको एक का जैसा कर दिया, सबके अंदर सिलेबस एक जैसा होगा। इवन सारा सिलेबस भी कम कर दिया जाएगा, ठीक है। बैगलेस स्कूल का कंसेप्ट बनाया जाएगा, मतलब ज़्यादा स्किल पे ध्यान दिया जाएगा। तो मोटे मोटी बातें तो ये हैं, बाकी तो जो है आपको डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है। तो IRCTC ने जो है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि आपका जो बैंक है SBI बैंक, इसके साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है। और इस रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड की खास बात क्या है कि इससे शॉपिंग वगैरह, दवाइयाँ वगैरह की जा सकती है। इसके अलावा ट्रेन टिकटों की बुकिंग की जा सकती है। अगर ट्रेन टिकटों की बुकिंग इस कार्ड से करते हैं तो काफ़ी सारा डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक भी मिलेगा, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्री ट्रेन टिकट के ऑफर भी मिलते रहेंगे। रेल मंत्री कौन है? हमारे भारत के पीयूष गोयल है। उन्होंने इस कार्ड की लॉन्चिंग पे यही कहा है कि SBI जो है अगले 25 दिसंबर तक जो है 3 करोड़ लोगों को ये कार्ड जो है जारी कर देगा। हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम था जॉन मथाई, और वैसे पहले रेल मंत्री का नाम है आसिफ अली। रेलवे डे कब मनाया जाता है? 16 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि पहली ट्रेन जो है वो 16 तारीख को ही चली थी। मुंबई से लेके ठाणे के बीच में चली थी। और ये भी बात याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम क्या है? VK यादव है, विनोद कुमार यादव पूरा नाम। IRCTC का फुल फॉर्म भी जरूरी है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये वो वेबसाइट है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है भारत के अंदर। और स्थापना इसकी कब हुई है? 27 सितंबर 1999 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर। SBI के चेयरपर्सन का नाम क्या है? रजनीश कुमार है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1955 को। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो चीन ने अर्थ की स्टडी करने के लिए जो है 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, 3 नए सैटेलाइट करेंगे क्या? तो ये सैटेलाइट बेसिकली एक्सरे जो होती है उस लॉबस्टर से सर्च कर पाएंगे। हमारी जो आंखों को जो टच नहीं करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो अनटच्ड फैक्ट होते हैं फ्रॉम द आई, उन चीज़ों की स्टडी कर पाएगी। ये सारे के सारे जो हैं आपके सैटेलाइट है। और चीन ने यह भी तय किया कि साल 2050 तक जो है खुद साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन जाएगा। मतलब हर टाइप की टेक्नोलॉजी का विस्तार से अध्ययन कर चुका होगा चाइना तब तक। चाइना का जिक्र हुआ, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, जहां पे दुनिया में सबसे पहले 5G इंटरनेट आया था। शहर है ये, याद रखिएगा। देशों में साउथ कोरिया का नाम आता है। और चाइना की करेंसी रिनमिन भी है ऑफिशियल, लेकिन उसका पार्ट क्या है? युआन है। और अगर बात की जाए चाइना के राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग है।
और चाइना के वुहान सिटी से ही कोरोना वायरस सबसे पहले आया था, ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, भलाई वो आईपीएल है या फर्स्ट क्लास है, यानी कि सभी प्रकार के प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका नाम है रजत भाटिया, ये ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये रजत भाटिया का क्रिकेट के दौरान तकरीबन 20 साल का लंबा करियर रहा है। 1999 से 2000 के बीच में जो है रणजी में तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद में जो इनका लास्ट अब मुकाबला हुआ था उत्तराखंड के खिलाफ पिछले ही साल में, और उत्तराखंड की तरफ से खेला गया था इनका लास्ट मुकाबला, और 2019 में जो है इन्होंने अपना लास्ट रणजी मैच खेला था के साथ में इन्होंने 175 की बेमिसाल औसत के साथ में कुल 700 रन बनाए थे 2019-20 के सीजन के दौरान। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी को कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। तो सीसीआई ने अभी हाल ही में कृष्णपट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है अदानी पोर्ट्स को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है यही है कृष्णपट्टनम पोर्ट, ठीक है, और ये जो है अधिग्रहण होगा तकरीबन 13,572 करोड़ का होगा। और ये कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो अदानी पोर्ट्स है इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 अप्रैल 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में। सीईओ का नाम कर्ण अदानी है और संस्थापक गौतम अदान है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास बर्ट सुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है। तो एक मान बुकर पुरस्कार मिला करता है, उस अवार्ड के लिए शामिल हुई है अवनी दोषी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। बहुत अच्छा लिखती हैं अवनी दोषी, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। टोटल 13 लोगों की टीम है, उनको शामिल किया गया है। और ये लिस्ट जो है बेसिकली अभी इनके नामों की घोषणा जो है इसी साल सितंबर के अंदर होगी, और यूं कहिएगा आप लोग नवंबर के अंदर इनको इनाम मिलने वाला होगा। इन 13 के अंदर से 6 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और जो चयन मंडल है उन्होंने ब्रिटेन और आयरलैंड के अंदर अक्टूबर 2019 से प्रकाशित 162 उपन्यास जो है उनके आधारित इन 13 लोगों को सिलेक्ट किया है। और जो अवनी दोषी हैं ये दुबई के अंदर रहती है, भारतवंशी हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है शामिल किया गया है एक 2 बार मान बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मैंटल का भी नाम शामिल किया गया है। इनको 2 बार मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है ऑलरेडी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की तारीख कब तक बढ़ा दी है। तो महाराष्ट्र भारत का वो राज्य है जहां पे सर्वाधिक कोरोना के केसेस है। 31 अगस्त तक महाराष्ट्र के अंदर जो है लॉकडाउन की स्थिति को बढ़ा दिया गया है। अकेले महाराष्ट्र के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा जो है कोरोना के संक्रमित केसेस हैं, और 14,000 लोग अब तक मर भी चुके हैं इस महामारी से। महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में एक पोर्ट है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि भारत का सबसे तेजी से ग्रो करता हुआ पोर्ट है, जिसका नाम नाहवा सेवा पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 2 नामों से उसे पुकारते हैं। चलिएगा, इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि जूना खां किस राजा का असली नाम था। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, या नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का, या इनमें से कोई नहीं। डिटेल से बताइएगा इस राजा के बारे में, कौन से काल में थे, क्या क्या इन्होंने किया था अपने काल में, ये सारी बातें आपको अच्छे से बतानी है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल आप लोग लाइव वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक जो है वो मैंने जनरेट कर दिया है, आप लिंक को लाइक करिएगा और सेट रिमाइंडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं हम लोग। कल फिर आपसे शामिल होते हैं इसी करंट अफेयर के सेशन के साथ में। धन्यवाद।